नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। कश्मीर के हालात जो हो, लेकिन इन सब के बीच नाइटिंगेल कश्मीर की राज बेगम का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। येदियुरप्पा बेल्लारी कांड, जी खनन मसले में आज क्लीन चिट मिल गई, बेहद खुश। और इन सब के बीच नोएडा और दिल्ली को जोड़ने वाला डीएनडी फ्लाईवे टोल फ्री हो गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दखल किया, जितना वसूलना है आप उससे ज्यादा वसूल चुके हैं। दस्तक में इन तीन खबरों से इतर आज जो खबरों का सिलसिला है वो हो सकता है आपको कहीं ज्यादा दुखी कर दे, क्योंकि मसला देश का है। नारा हर जगह रहता है, मेरा देश महान। लेकिन इस दौर में जो सियासत चल पड़ी है, उस सियासत में बार बार कुछ ऐसा लगता है कि जैसे सियासत की, चोरी नहीं की। ये वही मसला है, प्यार किया मगर चोरी नहीं की। कहां से शुरू किया जाए? मेरा भारत महान, आइए देखते हैं। ये देश का हाल है। कमोवेश हर राज्य के नागरिकों को वहां का कोई मुद्दा सत्ता का बंधक बना देता है। हर मुद्दा बानगी है, संस्थाएं खत्म हो चली है। संवैधानिक संस्थाएं भी सत्ता के आगे नतमस्तक लगती है। और वजह भी यही, कश्मीर अगर बीते 109 दिनों से अपने घरों में कैद है, हर सांस चौखट के बाहर ली नहीं जा सकती, तो सीएम महबूबा हो या राज्यपाल वोरा, सेना की बढ़ती हरकत हो या आतंक का साया, कोई ये सवाल कहने पूछने को तैयार नहीं, घाटी ठप क्यों है? स्कूल, कॉलेज, दुकान, प्रतिष्ठान, अगर सब कुछ बंद है तो फिर राज्य है कहाँ? कि बातचीत करने आए थे। और ऐसे में कोई संवाद बनाने भी पहुंचे तो पहला सवाल यही होता है, क्या मोदी सरकार का मैंडेट है आपके पास? क्या बदला क्या है सर? पार्लियामेंट्री पैनल जब आया था तभी लोगों ने बात की, सबसे अभी तक में बदला क्या कि आप लोग आएंगे बात करने? तो संस्थाएं यूं ही खत्म नहीं होती। संस्थाएं तो सत्ता के लिए भी खत्म होती है। यूपी में जब सत्ता ही सत्ता के लिए सड़क पर है तो राज्यपाल भी क्या करे? सीएम राज्यपाल की मुलाकात हो सकती है, लेकिन कोई ये सवाल करने की हालत में नहीं कि सत्ताधारियों की गुंडागर्दी पर कानून का राज्य गायब क्यों हो जाता है। मुंबई में तो देशभक्ति को ही सियासी बंधक बनाकर सियासत साधने का अनूठा खेल ऐसा निकाला जाता है जहां पेस्ट्री के नायक चूहों की जमात में बदल जाते हैं। Today I'd like to clarify that the reason why I've remained silent is because of the deep sense of hurt and the deep sense of pain that I felt. सीएम फडणवीस संविधान को हाथ में लेने वाले पिद्दी भर के राजनीतिक दल के नेता को अपनी राजनीतिक बिसात पर हाथी बना देते हैं और झटके में कानून व्यवस्था राजनेताओं की चौखट पर रेंगती दिखती है। लगता है वसूली हो रही है, हफ्ता वसूली 5 करोड़ की। बिहार में कानून व्यवस्था ताक पर रख सत्ता मनमाफिक ठहाका लगाने से नहीं चूकती। मुजफ्फरपुर में महिला इंजीनियर को जिंदा जला दिया जाता है तो सत्ताधारी जाति की दबंगई खुले तौर पर कानून व्यवस्था अपने हाथ लेने से नहीं कतराती। हत्या, अपहरण, वसूली धंधे में सिमटती दिखाई देने लगती है तो सत्ता हेमा मालिनी की खूबसूरती में खोई सी लगती है। आज हम उनको बता देंगे कि आपको इतना प्यार करते हैं हम लोग। बेटी का भी नाम रख दिया है हेमा। तो हालात गुजरात के हो या हरियाणा के या झारखंड के या असम के, स्थानीय मुद्दों को सत्ता के ही इर्द गिर्द समाधान के लिए कुछ इस तरीके से राजनीतिक तौर पर समेटा जाता है जिससे लगता यही है देश में सारे इंस्टीट्यूशंस पर राजनीतिक सत्ता ने कब्जा कर लिया है। संवैधानिक संस्थाओं को भी कैसे मौजूदा दौर में राजनीतिक सत्ता रसातल में पहुंचा रही है। ये पहली नजर में कावेरी पानी पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को न मानने की दिशा में तमिलनाडु और कर्नाटक सरकार के बढ़ने से सामने आता है। No, we are not going to release the water. तो दिल्ली बेहतरीन नमूने के तौर पर उभरती है, जहां सत्ता है किसकी, जनता किसे देखे, प्रधानमंत्री को, सीएम को, उपराज्यपाल को। जनता तो इसी त्रिकोण में जा फंसती है। और देश की राजधानी दिल्ली पहले डेंगू फिर चिकनगुनिया, अगर उससे मरमर बच कर निकलती है तो अब बर्ड फ्लू की चपेट में आ जाती है।
वाकई जिम्मेदारी है किसकी, कोई नहीं जानता, क्योंकि कानून का राज नहीं, ये राजनीतिक सत्ता का राज है। और शायद वजह भी यही है, राजनीतिक सत्ता के राज के दौर में अगर खड़े होकर निकलिएगा तो सिर्फ मसला यह नहीं कि प्रांत दर प्रांत हम मुसीबतों को गिनाते चले। दुनिया के मानचित्र पर, विश्व बैंक की लकीर पर चलते हुए हिंदुस्तान बीते 2.5 बरस में सिर्फ 1 पॉइंट आगे चला। क्यों, कैसे, रिपोर्ट को देखिए। I'm delighted to welcome Excellency Xi to India. Namaste, Sat Shri Akal. जी, स्वागत कर लीजिए, लेकिन न्यूजीलैंड नंबर 1 है और भारत नंबर 130 पर। तो दुनिया के 190 देशों में नंबर 1 का देश जब ये कहता है भारत को संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए और एनएसजी में भी सदस्यता मिलनी चाहिए, तो भारत खुश तो हो सकता है। I acknowledge the importance to India of it joining the NSG. लेकिन दुनिया के मानचित्र पर जब ये पता चलता है कि दुनिया का कोई देश अगर भारत में कारोबार शुरू करना चाहता है तो लाइसेंस राज से बचना चाहता है, टैक्स संबंधों में उलझना नहीं चाहता, और भारत दुनिया के सबसे पीछे खड़ा नजर आता है। जरा कल्पना कीजिए, 190 देशों की कतार में कारोबार शुरू करने में भारत का नंबर 155 नंबर पर है, कर प्रदान करने में नंबर 172 है, निर्माण क्षेत्र में परमिट यानी लाइसेंस राज के लिए नंबर 185 है। तो क्या ऐसे में बीते 2.5 बरस के दौर में प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह 50 से ज्यादा देशों का दौरा कर चुके हैं और वहां जो सब्जबाग दिखाए और यहाँ देश ने जो सब्जबाब देखे, वह सब सिर्फ कहने भर के लिए था? यूके के निवेश के प्रस्ताव के लिए हमने भारत में एक फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म की व्यवस्था बनाने का निर्णय लिया है और फ्रांस के पास टेक्नोलॉजी एक्सपर्टाइज है। कल मैं यहाँ रेलवे के अधिकारियों से मिला था, मैंने कहा आइए, भारत में बहुत सुविधाएं हैं। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में भारत आने का निमंत्रण देता हूं और पूरे विश्व को भी आग्रह करता हूं। यानी अमेरिका से ब्रिटेन तक, मॉरिशस से सऊदी अरब तक, जापान, फ्रांस, जर्मनी से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, प्रधानमंत्री मोदी बीते 2.5 बरस में जहां भी गए उन्होंने विदेशी निवेशकों से यही कहा, भारत में निवेश कीजिए, क्योंकि अब सरकार उन्हें हर सुविधा देने के लिए जी जान से लगी है। Lot of efforts have been made and are still underway to improve the ease of doing business. तो क्या बीते 2.5 बरस में मोदी सरकार सिर्फ चली 2.5 कोस? क्योंकि विश्व बैंक ने बिजनेस की सहूलियत देने वाले देशों की जो सूची जारी की, उसमें भारत बीते 1 बरस में सिर्फ 1 पायदान ऊपर चढ़ पाया, यानी भारत 131 से 130वें नंबर पर आ गया। और इसी दौर में पाकिस्तान 148 से 144वें नंबर पर आ गया, चीन 80 से 78वें पायदान पर पहुंच गया, और नंबर 1 पर न्यूजीलैंड तो नंबर 2 पर सिंगापुर है। तो क्या भारत महज बाजार बनकर जी रहा है, जहां कंज्यूमर हैं और दुनिया के बाजार का माल है? हालांकि 130 से और आगे बढ़ने के लिए, जैसे प्रधानमंत्री जी का इच्छा था कि 50th रैंक के अंदर हम आना है, इसका संदेश ये है कि और तेजी से और फोकस्ड तरीके से हम आगे हमारी रिफॉर्म के एजेंडा लेके चलना है। तो सरकार को उम्मीद है कोशिशों का असर दिखेगा, लेकिन सवाल तो यही, आखिर कैसे? क्योंकि जिन कसौटियों पर देश को परखा गया उसमें सिर्फ बिजली ही एकमात्र कारण जिसमें भारत की अच्छी रैंकिंग, वरना आर्थिक क्षेत्र से जुड़े हर मुद्दे पर भारत औसतन 130वीं पायदान के पार ही है। तो सवाल यही, क्या मोदी सरकार निवेशकों का भरोसा जीतने में नाकाम साबित हुई है, या फिर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, बीफ का सवाल, ट्रिपल तलाक और देशभक्ति के मुद्दे में ही देश को सियासत ने जिस तरह उलझा दिया है उसमें दुनिया की रुचि नहीं, चाहे देश में वोट बैंक की रुचि सत्ताधारियों को हो? तो सवाल सीधा, निवेश के आश्रय विकास का ककारा पढ़ाने वाली मोदी सरकार के दौर में अगर कारोबारियों को ही रास्ता नहीं मिल रहा तो फिर विकास का रास्ता जाता कहां है? विकास के रास्ते, एक सवाल यह भी है कि आने वाले वक्त में बेरोजगारी की स्थिति संकट में देश को लाने वाली है। इस रिपोर्ट को हम दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल यह भी है कि जब जब सिस्टम का सवाल खड़ा होता है तब तब सिर्फ ऐसा नहीं होता है व्यवस्था फेल हो रही है, मुश्किल यह होती है समाज भी फेल होता है। दिल्ली,
दिल्ली की एक खबर हो सकता है आपको झकझोर दे। देखिए जरा। I don't want to call him father also, no more. And I never want that person. I want that person to be hanged till death because no one can kill anyone. माँ की हत्या बाप ने कर दी तो बेटी ने पिता के लिए सजाए मौत मांगी। जी, ये दिल्ली है। मुझे नहीं मिलना उससे, मुझे उसकी शक्ल भी नहीं देखनी है अब। सुबह पत्नी मंजू मोगा के साथ मुकेश मोगा एक ही कार से निकले। मुकेश पत्नी को म्यूजिक इंस्टीट्यूट छोड़ने निकले, जहां मंजू बच्चों को संगीत सिखाती। 58 बरस की उम्र में बच्चों को संगीत सिखाना ही मंजू के लिए जिंदगी की धुन में जीना रहा। लेकिन हरिनगर से आनंद निकेतन के लिए निकले पति पत्नी के बीच दिल्ली के सबसे वीवीआईपी इलाके से गुजरते हुए किसी बात पर कहासुनी हो गई तो तंजानिया दूतावास के पास गाड़ी रोक दी गई और 60 बरस की उम्र पार मुकेश मोगा ने अपनी पत्नी को चाकुओं से गाड़ी में ही गोद दिया। दिल्ली के वसंत विहार इलाके में ये वो कार है, सेंट्रो कार, जिसके भीतर मुकेश मोगा नाम के एक आदमी ने अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया। गाड़ी के भीतर आप गाड़ी पर भी खून के निशान देख सकते हैं। सड़क पर लोगों ने बुजुर्ग कातिल पति को पकड़कर पुलिस के हवाले तो कर दिया, लेकिन ये सवाल हर जुबां पर कि जिंदगी के 27 बरस साथ गुजारने के बाद भी कैसे कोई इस तरह हत्या कर सकता है। मम्मी को कुछ कह नहीं सकता था, उसको पता था कि जब तक धवल है तो, और मैं फादर बोल नहीं सक रहा उसको। क्या रीजन था ये तो अभी क्लियर नहीं हुआ है। इट इज पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन ओनली। पुलिस ने कातिल पति को गिरफ्तार तो कर लिया और अब वो इस सच को खंगालने में भी जुटी है कि आखिर पति पत्नी के बीच हुआ क्या और क्या वाकई चाकू पहले से गाड़ी में रखा हुआ था। लेकिन सवाल इन सवालों से कहीं आगे का है। क्या इस दौर में समाज फेल हो रहा है और शायद इसीलिए हालात ऐसे हो चले। अमरदीप कुमार के साथ शिवेंद्र, दिल्ली आज तक। सिस्टम समाज फेल होता है तो दर्द की इंतहा यही नहीं रुकती। हमने शुरू में ही कहा था स्थिति नाजुक है, खबरें वैसे ही दिखाएंगे। इलाहाबाद की खबर जरा इसे देखिए। दीपावली के रौनक से बाजार गुलजार है, लेकिन इस रौनक की चमक फीकी पड़े उससे पहले ही जेब भरने की सनक क्या हो सकती है। 65 बरस के राजा राम से बेहतर और कौन जान सकता है। इलाहाबाद के मेजा रोड पर बताशे की यह दुकान राजा राम की ही है। दुकान के पीछे ही बताशे बनाने का कारखाना है। मौका दीपावली का है, ऑर्डर कहीं ज्यादा है और इन सब के बीच बीमार पत्नी अंजू लगातार तड़प रही है और तड़पते तड़पते वो आखिर दम तोड़ देती है। लेकिन राजा राम को तो ऑर्डर पूरा करने का जुनून सवार है, तो पत्नी का अंतिम संस्कार करे कब, वक्त निकले कहां से। एक नहीं, दो नहीं, 3 दिन बीत गए। घर से बदबू आने लगी। पड़ोसियों ने पुलिस को इत्तला की, तब पता चला पति बताशे के ऑर्डर पूरा करने में लगा था, पत्नी बेड पर मरी पड़ी थी। राजा राम ने माना पत्नी के अंतिम संस्कार के लिए वक्त नहीं निकाल पाया। एडवांस लेकर ग्राहकों का माल बना रहा था। राजा राम 3 दिन उसी कमरे में सोया जिस कमरे में बेड पर पत्नी का शव पड़ा था और फिर हर सुबह उठकर काम में लग गया। पुलिस को शक है राजा राम की मानसिक हालत ठीक नहीं है। ऐसा लग रहा है कि मानसिक रूप से कुछ विक्षिप्त था। फिलहाल पीएम के लिए भेज दिया। तो सवाल दीपावली की चमक, पैसे कमाने की सनक या ग्राहकों का दबाव का नहीं, बल्कि संवेदनहीन होते समाज का भी है। और शायद दीपावली की चमक ऐसे हादसे के आगे बहुत फीकी हो जाए और शायद बताशे की मिठास भी आपको ना लगे और वो ग्राहक भी खुद को दोषी मान ले कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया। लेकिन सवाल यही है, समाज फेल हो रहा है। विमल श्रीवास्तव, इलाहाबाद आज तक। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का तमगा लिए घूमा तो जा सकता है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि लोकतंत्र का मतलब यही है। मुश्किलात अगर राजनीतिक सत्ता के जरिए समाधान देखने लगे, हर मुद्दा राजनीतिक सत्ता में चला जाए, तो स्थिति हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। एक कदम आगे बढ़ाते हैं। इस देश के भीतर एक सवाल बेरोजगारी का भी है और मौजूदा वक्त में आईटी सेक्टर
ऑटोमेशन की दिशा में जा रहा है। भारत कहां टिकेगा, कैसे टिकेगा, खतरे की घंटी है। रिपोर्ट देख लीजिए। एक तरफ नौकरी में राजनीतिक आरक्षण के लिए गुजरात में पाटीदार तो हरियाणा में जाट और महाराष्ट्र में मराठा सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं, और दूसरी तरफ खबर यह कि आईटी इंडस्ट्री में हो रहे ऑटोमेशन से रोजगार का संकट बढ़ने वाला है। तो क्या देश में बेरोजगारी का सवाल सबसे बड़ा हो रहा है और इसकी जद में पहली बार शहरी प्रोफेशनल्स भी आ जाएंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि देश की 3 बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियों की विकास दर पहली बार 10% के नीचे पहुंच गई है, और अमेरिकी रिसर्च फर्म HFS का आकलन है कि अगले 5 बरस में आईटी सेक्टर में लो स्किल वाले तकरीबन 6,40,000 नौकरियां जा सकती है, और अगले 10 साल में मिडिल स्केल की आईटी प्रोफेशनल्स की नौकरी पर भी खतरे की घंटी बजने लगेगी। तो क्या जिस आईटी सेक्टर को लेकर ख्वाब संजोए गए उस पर खतरा है? और इसकी सबसे बड़ी वजह ऑटोमेशन है, यानी ऑटोमेशन की गाज लो स्किल कर्मचारियों पर सबसे ज्यादा पड़ रही है, और मिडिल लेवल के कर्मचारियों पर कम होते मुनाफे की मार पड़ना तय है, जिसके संकेत 2014 में उस वक्त मिले थे जब टीसीएस ने 2,700 से ज्यादा कर्मचारियों की छटनी कर दी थी। इतना ही नहीं, बेंगलुरु में बीते 2 बरस में 30,000 से ज्यादा कर्मचारियों की छटनी हुई। बहुतेरे सवाल हैं, परेशान कर सकते हैं, और इस परेशानी की वजह यह नहीं कि सियासत की कोई चोरी नहीं की, हमने कोई घोटाला घपला इस दौर में नहीं किया, लेकिन देश के हालात जिस दिशा में जा रहे हैं उसमें सियासत का एक रंग यह भी जो यूपी में नजर आता है। आप सोचेंगे यूपी पर कोई रिपोर्ट क्यों नहीं? हमें लगता है यूपी में मसला सिर्फ अवध के नवाबों का अब नहीं है, वहां तो एक नए तरीके की सुल्तानियत चल रही है। जरा इसको देखिए, सुनिए, मजा लीजिए। लगता है अंदर से जलन हो रही है, होना नहीं चाहिए। कोई हर बाप ये चाहता है उसका बेटा उससे बढ़कर निकले। कोई अपने बेटे से कभी जल नहीं सकता है, तो मैं उनसे पूछना चाहते हैं क्या वो अपने बेटे अच्छा से क्या जलते?